श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है यात्रा आदि शुभ कार्यों में सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों का पुरुषार्थ चतुष्टय विचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं और राशियों में उनका विभाजन किया गया है कि चर राशियाँ जो होती हैं या जो त्रिकोण भाव होते हैं उनको धर्म पुरुषार्थ कहा गया है। जो दूसरा भाव होता है उससे जो त्रिकोण भाव होते हैं 2, 6, 10 उनको अर्ध त्रिकोण कहा जाता है। तीसरे, 7वें और 11वें भाव को काम त्रिकोण कहा जाता है और चौथे, 8वें और 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। उसी प्रकार से नक्षत्रों के भी पुरुषार्थ बताई गई हैं ज्योतिष में और उनमें सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति होने पर यात्रा आदि शुभ कार्यों को करने का या ना करने का विचार बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा किसी विशेष पुरुषार्थ के नक्षत्र में हों तो वह शुभ हो सकते हैं अथवा अशुभ हो सकते हैं। उनके ऊपर विचार करेंगे किस नक्षत्र का कौन सा पुरुषार्थ होता है, किस पुरुषार्थ में किस नक्षत्र का समावेश होता है, उनका विचार करेंगे और सूर्य चंद्रमा की उपस्थिति के आधार पर वह समय हमारे लिए शुभ हो सकता है, किसी जातक के लिए अशुभ हो सकता है। अन्य विचारों का भी समावेश करते हुए, अन्य संबंधों को भी देखते हुए, अन्य स्थितियों को भी देखते हुए, चंद्रमा आदि के गोचर को भी देखते हुए, दिशासूर आदि को देखते हुए भी यदि हम इन नक्षत्र चतुष्टय का विचार करेंगे तो वह हमारे जीवन में एक और सुखद संकेत देगा। ज्योतिषकारों के अनुसार 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उनमें 28 नक्षत्रों को, जिसमें अभिजित को भी शामिल किया गया है, तो 7 नक्षत्रों का एक पुरुषार्थ बनता है। 7 नक्षत्र धर्म पुरुषार्थ में, 7 अर्थ पुरुषार्थ में और 7 ही काम और 7 ही मोक्ष पुरुषार्थ में हैं। तो उनका विचार करते हैं। धर्म पुरुषार्थ में अश्विनी, पुष्य, आश्लेषा, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र आते हैं। अर्थ के पुरुषार्थ में भरणी, पुनर्वसु, मघा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। काम पुरुषार्थ में कृतिका, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, मूल, उत्तरा भाद्रपद और अभिजित नक्षत्र आते हैं। मोक्ष के पुरुषार्थ में रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और रेवती नक्षत्र आते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है कि अश्विनी से हम प्रारंभ करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी क्रम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ में आते हैं। उसके बाद विपरीत क्रम में गिनते हैं मृगशिरा मोक्ष, आर्द्रा काम, पुनर्वसु अर्थ और पुष्य धर्म। पुनः आश्लेषा नक्षत्र से गिनते हैं तो आश्लेषा, मघा, पूरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर विपरीत क्रम में आते हैं हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो इस प्रकार से आप इनके क्रमानुसार इनको कंठस्थ कर सकते हैं, जिससे आपको सरलता से ये ध्यान में रहेंगे कि कौन सा नक्षत्र किस पुरुषार्थ के अंदर आता है। अब उनमें सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति से हम सामान्य रूप से उसका अपने शुभ कार्यों में, यात्रा आदि शुभ कार्यों में उनका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य का गोचर किसी नक्षत्र में 12 से 14 दिन तक रह सकता है और चंद्रमा का गोचर किसी नक्षत्र में 1 दिन मात्र रहता है। तो सूर्य यदि धर्म नक्षत्र में गोचर कर रहा हो और चंद्रमा अर्थ व काम मोक्ष नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो यात्रा आदि शुभ कार्यों के लिए यह शुभ रहता है। लेकिन सूर्य यदि धर्म के नक्षत्र में हो और चंद्रमा धर्म या काम के नक्षत्र में हो तो यह यात्रा आदि कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। सूर्य यदि अर्थ नक्षत्र में हो और चंद्रमा धर्म और मोक्ष नक्षत्र में हो तो शुभ माना गया है। लेकिन सूर्य यदि अर्थ नक्षत्र में हो और चंद्रमा अर्थ या काम के पुरुषार्थ के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो तो यात्रा आदि शुभ कार्यों के लिए अशुभ संकेत देता है। इसी प्रकार से सूर्य का गोचर यदि काम पुरुषार्थ के नक्षत्रों में हो रहा हो और चंद्रमा का गोचर उस समय धर्म, अर्थ या मोक्ष के पुरुषार्थ में हो तो यह यात्रा आदि शुभ कार्यों में शुभ संकेत देने वाला है, शुभ फल प्रदान करने वाला है, यात्रा आदि को सफल बनाने वाला है। सूर्य भी काम नक्षत्र में हो और चंद्रमा भी काम नक्षत्र में हो
तो यह अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से सूर्य का गोचर मोक्ष नक्षत्र में हो रहा हो और चंद्रमा धर्म नक्षत्र में हो तो शुभ माना गया है, लेकिन सूर्य यदि मोक्ष नक्षत्र में हो और चंद्रमा अर्थ काम और मोक्ष नक्षत्र में हो तो यह अशुभ माना गया है। इसमें आपने विचार किया होगा एक विशेष बात कि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही पुरुषार्थ के नक्षत्र में होती हैं तो वह समय विशेष रूप से अशुभ होता है। यानी सूर्य भी काम नक्षत्र में हो और चंद्रमा भी काम नक्षत्र में हो तो अशुभ, सूर्य भी मोक्ष नक्षत्र में हो चंद्रमा भी मोक्ष नक्षत्र में हो तो विशेषतः अशुभ होता है। सूर्य यदि अर्थ नक्षत्र में हो और चंद्रमा भी अर्थ नक्षत्र में हो तो यह भी अशुभ होता है। सूर्य धर्म के नक्षत्र में हो और चंद्रमा भी धर्म पुरुषार्थ के ही नक्षत्र में हो तो वह भी अशुभ कालखंड होता है। यह एक सिद्धांत है। इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत हैं कि चंद्रमा का गोचर चतुर्थ अष्टम और द्वादश में नहीं होना चाहिए, सूर्य बल गुरु बल चंद्र बल का विचार करना चाहिए, दिशाशूल आदि का विचार भी करना चाहिए। तो जो अन्य विचार हैं उनको करते हुए भी यदि हम इन बातों को और समावेश कर लेंगे अपनी किसी भी मुहूर्त कालखंड में यात्रा आदि के शुभ कार्य के करने के समय में तो वह हमारे लिए और भी अच्छा श्रेयस्कर और शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से हमें नक्षत्रों के जो पुरुषार्थ हैं उनका विचार करना चाहिए, उनमें सूर्य और चंद्रमा के गोचर का विशेष विचार करना चाहिए। अन्य ग्रहों के नक्षत्रों का बहुत अधिक विचार किसी भी मुहूर्त कालखंड में नहीं किया जाता है। कुछ कार्यों में गुरु आदि के नक्षत्रों का विचार किया जाता है, लेकिन सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों का गोचर या राशियों का गोचर ही किसी भी मुहूर्त कालखंड को स्थापित करने के लिए, शुभ या अशुभ तय करने के लिए विशेष प्रशस्त माना गया है। सूर्य और चंद्रमा का जन्म की राशि से या पुकार राशि से, नाम राशि से या जन्म राशि से चतुर्थ अष्टम या द्वादश में गोचर होना भी अच्छा नहीं माना गया है। अतः गोचर आदि का विचार करते हुए, दिशाशूल आदि का विचार करते हुए हम अपने शुभ कार्यों को करने के लिए, यात्रा आदि शुभ कार्यों की अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए इस नक्षत्र के चतुर्थ जो पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थों का जो चतुष्टय है उसमें सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों के गोचर का विचार कर सकते हैं, करना चाहिए, जो हमारे लिए शुभ संकेत देने वाला हो, हमें अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो, सफलता प्राप्त कराने वाला हो। क्योंकि किसी भी कार्य को शुभ समय पे किया जाएगा तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, अशुभ कालखंड में किया जाएगा तो उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने मुहूर्त में पुरुषार्थ चतुष्टय में सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों के गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।